कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। भ्रष्टाचार का ये मामला जिसमें जस्टिस वर्मा पर और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। भ्रष्टाचार का ये मामला जिसमें जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लाया जाए नहीं, इसको लेकर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। सीजेआई खुद को स्पेशल बेंच से अलग रखेंगे। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या डिटेल्स हैं संजय इस मामले में? इस मामले में जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि इस जस्टिस वर्मा की याचिका में बहुत सारे अहम संवैधानिक पहलू हैं, लिहाजा कोर्ट को इसकी जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि मेरा इस मामले में सुनवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा था। लिहाजा उन्होंने कहा कि एक नई बेंच का गठन किया जाएगा और जल्दी ही इस मामले पर सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, जस्टिस वर्मा की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई ने खुद को अलग रखा है स्पेशल बेंच से और सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये भी जानकारी मिल रही है। सुनवाई अब कब हो पाएगी संजय? उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इस मामले में चीफ जस्टिस शायद नई बेंच का गठन कर दें और अगले हफ्ते ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है, क्योंकि संसद में भी उधर एक प्रक्रिया। ठीक है, अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी में इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम है। आज सावन की महाशिवरात्रि और यूपी में शहर कस्बों में सड़कों पर भारी संख्या में कांवड़ियों की तादाद देखी जा रही है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। खाने पीने, सुरक्षा से लेकर फूल बरसाने तक की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक तरफ जहां योगी राज में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव मस्जिद में बैठक करने को लेकर एक नए विवाद में फंस गए हैं। संसद के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों की कल एक बैठक हुई जिसमें अखिलेश थे। उस बैठक पर सियासत तेज है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। अखिलेश और उनके सांसद वहां चाय नाश्ता करने गए। अखिलेश यादव ने वहां देश विरोधी चर्चा की। उस बैठक में डिंपल यादव मौजूद थी। इसका भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने विरोध किया है। केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। मस्जिद में अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ बैठक की तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने धर्म का सवाल उठा दिया। मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद धर्म की जगह होती है, वहां राजनीतिक बैठक नहीं हो सकती। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहाँ पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहाँ समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा।
ये उस बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें अपने सांसदों के साथ अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक चर्चा की जा रही थी, लेकिन उनकी ओर से सफाई में कहा गया कि सिर्फ चाय नाश्ते का कार्यक्रम था। इस बैठक में दरअसल डिंपल यादव भी मौजूद थी और ये कहा गया है कि मस्जिद में इस तरह की बैठक करने का क्या औचित्य था, क्योंकि मस्जिद नमाज अदा करने की जगह होती है। बीजेपी को अगर दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका हथियारी धर्म है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर नमाजवादी होने का आरोप लगाती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की तो यही फितरत है। समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है हमेशा संविधान विरोधी रहा है। भारतीय संविधान स्पष्ट उल्लेख करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे राजनीतिक कार्यों में, और इस प्रकार के कृत्य समाजवादी पार्टी के इतिहास में शामिल है। आप जानते हैं, राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलवाया। मां सरयू नदी को पूरी तरह से खून से भरने का काम इन्होंने किया, इन्हीं की पार्टी ने किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं, हमेशा जब भी बात आती है हमेशा ये टिल्ट दिखते हैं इन्हीं लोगों के साथ, नमाजवादियों के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें पास से देख रही है, नजदीक से इनके आचरण को देख रही है कि किस ढंग से ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। नमाजवादियों से बैठ करके मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं ये वो जाने, नमाज पढ़ा उन्होंने क्या किया, पूजा किया उन्होंने क्या किया ये वो जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता इनकी कभी वापसी होने नहीं देगी। ये हमेशा इस प्रकार का संविधान विरोधी कृत्य करते रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का नहीं हो सकता, और जो कृष्ण का नहीं हो सकता वो यदुवंशी नहीं हो सकता। और कल ही अखिलेश ने मस्जिद में बैठक की और आज ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। यूपी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी बेवजह सवाल उठा रही है। क्या पूरा प्रकरण था, क्यों मिलने गए थे, क्या वाकया था, ये अगर बता पाए आप। देखिए, ऐसा है, न कोई प्रकरण था न कोई वाकया था। वो हमारे माननीय सांसद हैं जी, और वहीं रहते हैं जी, वहीं रहते भी हैं, तो कोई सांसदों का झुंड या कोई तैयारी के साथ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी गए थे और उनके साथ 2-4 सांसद, जिसमें हम भी थे, तो उसमें कोई ना कोई प्रकरण था, न कोई मत था, न कोई राजनीतिकरण। और अगर हमारे नेता अपने सांसद से मिलने गए या उनके यहाँ एक कप चाय पीने गए या शिष्टाचार बस गए, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था जिसको आप एक पॉलिटिकल रंग आप लोगों ने दिया? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सोते जागते केवल माननीय अखिलेश यादव जी नज़र आते हैं। जाहिर सी भी बात है, क्योंकि बीजेपी का अगर कोई डट करके मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके इश्यूज पे, उनके जन विरोधी नीतियों का कोई मुकाबला कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी आज देश के अंदर वाहिद ऐसे नेता हैं जो आगे बढ़ करके बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सदन में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, संसद 2 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित हुई थी। हमारे रामपुर के सांसद मोहबिल्ला नदवी साहब ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उस समय जितने भी सदन में सांसद उपस्थित थे समाजवादी पार्टी को सबसे अनुरोध किया था कि बगल में उनका आवास है, चूँकि वो पेश इमाम भी हैं मस्जिद के, तो वहाँ पे चाय पीने का अनुरोध किया था। उस समय जितने सांसद मौजूद थे वो सारे गए थे उनके बुलावे पर और वहाँ चाय पी और चाय पी करके और फिर पार्लियामेंट का जब कार्यवाही शुरू हुई उससे पहले हम लोग मस्जिद में कोई, आप तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए, तो आप दूसरे को मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा कर के बाहर निकल रहे थे अंदर कमरे में बैठ गए, तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही? भाई आपको नमाज पढ़नी, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ, उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हर चीज़ को मुद्दा किस बात के लिए बना रहे भाई आप?
पहन के गए। उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे। देखिए ऐसा है, जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं फिर से ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिनको कि इस प्रकार की राजनीति ही करनी है और इस टाइप की राजनीति से नए विवाद को जन्म देना। हमारे यहाँ पर जो ये लोग हैं, अगर इनसे आएंगे तो हमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। जनता अपने आप पूछ लेगी कि जब धार्मिक लोगों पर जब हमले हुए हैं तो तब तुम्हारी क्यों जुबान कम है, तब क्यों वहाँ पर तुम खामोश होकर बैठ जाते हो। तो इसलिए इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर सवाल खड़ा कर रहे हो हमारे धार्मिक स्थल में कोई क्यों गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जितने मंदिर हैं इस देश के अंदर, फिर वहाँ भी आप रोक लगा दो कि कोई राजनीतिक आदमी वहाँ पर कदम नहीं रखता। सिंपल आदमियों के लिबास को लेकर के जो पति ऐसे कपड़े पहन करके मस्जिद में नहीं जाते हैं, इस तरीके की बात अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, पहले अल्पसंख्यक मोर्चा इसका जवाब दिया, वो अपने देखिए सर ढक करके गई थी। हो सकता है फोटो के समय में डिम्पल जी का सर से दुपट्टा हट गया हो, मैं इस बात को नहीं कहता। लेकिन वो लोगों से मैं मेरी तरफ से एक सवाल ये भी पूछिएगा कि जब इस देश के अंदर मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, इस बात का वो जवाब हो गया जवाब। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। पीयूष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए सवाल इसलिए है क्योंकि मस्जिद में इबादत करने के लिए जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर और फिर मस्जिद चले जाएं और बाकी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 2 घंटे के लिए स्थगित हो जाए सदन, तो सब कहाँ जाते हैं चाय पीने? जी बिल्कुल, यही सवाल जो है बीजेपी खड़ी कर रही है कि मस्जिद जो है वो एक अल्लाह का घर है और मस्जिद में किसी को भी जो है चाय नाश्ता मौज मस्ती नहीं करने देना चाहिए। लेकिन मोइनुल नदवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, रामपुर से आते हैं, उन्होंने जो है वहां पर उनको दावत दी, उनको न्योता दिया अखिलेश यादव को। उनके साथ साथ कई जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी वहां पर बैठे हुए नजर आए। जहां तक सवाल है कि जब समय होता है 1 या 2 घंटे का, जब सदन स्थगित हो जाता है, तो उस वक्त कहाँ पर सांसद जाते हैं चाय पिए, तो संसद भवन के अंदर ही कैंटीन की व्यवस्था है, वहां पर चाय की भी पूरी तरह से व्यवस्था है। और अगर सांसदों को जाना होता है तो वहां पर जाकर आराम से कैंटीन में बैठकर चाय पी सकते हैं। ये भी बता दें कि उस कैंटीन के अंदर मीडिया भी अलाउड नहीं होता है, तो सांसदों के लिए प्रॉपर स्पेस संसद के अंदर दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो है ये तय किया है कि वो संसद के बाहर बनी जो मस्जिद है वहां पर जाएंगे। वो वहां पर बैठे हुए हैं जहां पर इबादत के लिए लोग जाते हैं, उनके साथ कई सांसद भी बैठे हुए हैं और वहीं पर जो है चाय नाश्ता चल रहा है। इस तरह का आरोप जो है वो बीजेपी के द्वारा लगाया गया। अब इस पूरे मुद्दे में देखना होगा कि किस तरह से राजनीति आगे गर्माती है। हालांकि बीजेपी अभी मांग कर रही है कि वो भी वहां पर जाना चाहते हैं, वो भी वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, और इसके लिए आज एक बीजेपी का जो दल है वो उस मस्जिद पर पहुंचेगा भी और मांग करेगा कि सियासत लगातार जारी है इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही दिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सियासी विस्फोट साबित हुआ। धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन उनके इस्तीफे पर विवाद का बारूद कम नहीं हो रहा है। विपक्ष ने सवाल किया है कि पद छोड़ा है या फिर इस्तीफा लिया गया है। बीमारी वाली दलील विपक्ष को पच नहीं रही है। इस मसले पर आज फिर संसद में हंगामा है, तो उधर नए उपराष्ट्रपति को लेकर हलचल है। नाम पर कयासबाजी है, तो चुनाव आयोग जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जब से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की उनके बारे में धारणा जैसे बदल गई हो। 1 साल भी नहीं हुआ जब जगदीप धनखड़ से विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लेकिन अब विपक्ष के सुर बदल गए। विपक्ष कह रहा है कि धनखड़ का उपसभापति रहना देश के हित में है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को धनखड़ को मनाना चाहिए। खैर, धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है और वो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन राजनीति तो चलती रहेगी। एक फैसला हुआ और सारे अफसाने बदल गए। कल तक जगदीप धनखड़ को पक्षपाती बताने वाला, सदन चलाने के उनके तरीके पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब सहानुभूति भरी बातें कर रहा है। याद कीजिए, राज्यसभा के वो कुछ मौके धनखड़ और विपक्ष के बीच तीखी तनातनी हुई थी। You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मान कर चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। जब भी चेयर पर धनखड़ होते, राज्यसभा में तीखी बहस के ऐसे मौके अक्सर आते रहते।
आपको वो वाकया भी याद होगा जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ के हाव भाव का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उनके सुर बदले दिख रहे हैं। I pray before the God that he should remain well, whether he remain as vice president or not, he should remain well. God should bless him. शिष्टाचार का तकाजा है कि विपक्ष धनखड़ के स्वस्थ होने की कामना करें, क्योंकि खुद उन्होंने खराब सेहत का हवाला देकर ही इस्तीफा दिया है। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है, विपक्ष और धनखड़ के रिश्ते कभी बेहतर नहीं रहे। 10 दिसंबर 2024 को विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। राज्यसभा में 60 सांसदों ने धनखड़ पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप लगाया था। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वालों में कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, आप, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सांसद थे। दिलचस्प बात यह है कि तब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जयराम रमेश ने दिया था। तब जयराम रमेश ने धनखड़ पर पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप लगाया था। अब वही जयराम धनखड़ से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करते दिख रहे हैं। तब जयराम ने राज्यसभा सचिवालय से धनखड़ को सभापति पद से हटाने को कहा था। अब वही जयराम धनखड़ के पद पर बने रहने को देशहित और किसान हित में बता रहे हैं। कल से कांग्रेस की तरफ से धनखड़ के लिए सुखद शब्दों की बौछार हो रही है। संसदीय इतिहास का काला दिन मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है या इस्तीफे के जो कारण है, इसके अलावा भी कारण होंगे। वो योग्य थे, संसदीय ज्ञान के पुरोधा हैं, वो अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं, किसानों के और उनके खिलाफ आप ही लोग इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रहे थे, ये भी तो सच है। वो भी सच है। जिस घटना पर, जिस प्रकरण पे था, वो प्रकरण बेस होता है। पर जब सरकार चुनती तो सरकार है, बहुमत उसका होता है। तो 5 साल के लिए उन्होंने चुना था। 5 साल में 2 साल में इनकी गतिविधियां ऐसी क्यों हुई, मैं कहूंगा ये काला अध्याय रहेगा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बीजेपी का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। तो सवाल यही है कि क्या धनखड़ को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में है? इस सवाल पर पूरे विपक्ष में पशुपेश की स्थिति दिखती है, क्योंकि जिनसे कभी इस्तीफा मांगा हो, उसके इस्तीफे का विरोध कैसे किया जा सकता है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, अब दोबारा जो चुनाव की प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति की, वो कैसे पूरी होगी और कब तक? क्योंकि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसका फैसला सरकार को करना है कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा सबसे पहले इलेक्शन को, और कहा जा रहा है कि 40 से 45 दिन के अंदर जो समय लगता है उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे अभी पेच बाकी हैं। अगर सरकार की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है तो क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा क्या, या फिर सरकार एक ऐसा कैंडिडेट देगी जिसको लेकर कंसेंसस होगा?
इसके अलावा विपक्ष लगातार आप जानती हैं कि मांग करता रहा है कि जो लोकसभा है उसमें जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो कायदे से या कन्वेंशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होती है उसके पास जाना चाहिए। कांग्रेस उसकी मांग करती रही है। तो क्या उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर जो नया उपराष्ट्रपति होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कांग्रेस अपना डिप्टी स्पीकर का जो पद जो मांग रही है वो मिल सके? तो उसमें बहुत सारे पेच है। और आपने बात की जयराम रमेश की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। दरअसल कांग्रेस पार्टी आपदा में अफसर ढूंढ रही है, आप कह सकते हैं। वो जानते हैं कि जगदीप धनखड़ का सडनली चले जाना ये जाहिर है दर्शाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में इसीलिए वो आप जो बयान सुनते हैं, चाहे प्रमोद तिवारी हो चाहे जयराम रमेश के हों, उसमें वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि देखिए, क्योंकि जब धनखड़ विपक्ष को स्पेस दे रहे थे, क्योंकि वो सरकार के अहंकार के बारे में बात कर रहे थे, जुडिशरी को संयम बरतने की सलाह दे रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और आज का भी एक फ्रेश बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिनमें उन्होंने कहा है कि लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो कांग्रेस पार्टी आप ये कह सकते हैं एक्सप्लॉइट कर रही है फॉल्ट लाइंस को, कोशिश कर रही है कि सरकार को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाए कि सरकार में भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, और इसी वजह से सडनली इतने बड़े पद से एक व्यक्ति की विदाई हो गई। और जो भी सरकार बता रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। मोटो G96 5G, ऑल आइज ऑन यू। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। मंगलदीप धूप कोन्स 2 गुनी खुशबू के साथ दे पूजा का बेहतर अनुभव। How is he always winning? Gotta head on spin, never blending, dripping in, like so clean. Moto G96 5G. Eyes on you. Hello, Moto. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ओ भैया, इतने सारे पैसे, कोई नया शो मिल गया क्या? जब सोकोडो का स्कूटर 9 पैसे पर किलोमीटर में चलेगा तो पैसे तो बचेंगे ही ना। Sokudo, the earning member of your family. Wardrobe sliding systems by Ozone makes the world go oh. Moto G96 5G, all eyes on you. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। आयकर ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को झटका, इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ अपील खारिज। यूपी में महिलाओं को तोहफा, प्रॉपर्टी खरीदने पर 8% स्टाम्प ड्यूटी की मिलेगी छूट। 62 साल की सेवा के बाद वायुसेना से MiG-21 की विदाई। डाउनलोड करें आज तक ऐप और पाएं 24/7 ब्रेकिंग न्यूज, सुपरफास्ट अपडेट्स, लाइव कवरेज, पॉडकास्ट